लेकिन इस्राइल इस वक्त जिस रॉ में चल रहा है, आपने देखा जहां नहीं मारना चाहिए वहां भी मार देता है। बिल्कुल। वो रजब तैयब एर्दोगान हैं जिन्होंने अपनी एक मेयर से लेकर एक राष्ट्रपति तक की छवि बनाई है। तो इस्राइल ने अगर गलत जगह हाथ डाला कि वो कहीं भी छुपे हों, कोई भी देश अगर उन्हें पनाह देता है, अपने आप को कोई भी हो, तो उस पर कार्रवाई करेगा। एर्दोगान का रवैया बहुत तेजी से बदला है कतर के बाद। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोज। नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान की न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ हैं इमरान खान जी। नमस्कार। गाजा की लड़ाई जो अब तक चल रही थी, वो आपने देखा होगा किस तरीके से कतर तक पहुंचती है, यमन तक पहुंचती है, लेबनान तक पहुंचती है। उसके बाद अब आखिरकार धीरे धीरे तुर्की की एंट्री हो रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में यरूशलेम को लेकर एक बयान दे दिया था, जिसके बाद से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के हैं, उनको ऐसा लगने लगा कि तुर्की कुछ खेल करने वाला है। शायद यही कारण है कि हाल फिलहाल में इसराइल ने तुर्की को लेकर खूब ज्यादा आक्रामकता दिखाने की कोशिश की है। साइप्रस में फिलहाल उन्होंने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। साइप्रस एक महत्वपूर्ण देश है जो छोटा सा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुर्की की मुश्किलें बढ़ाने वाला हो सकता है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार तुर्की और इसराइल में आने वाले दिनों में क्या कोई भयंकर युद्ध होने वाला है, और ये गाजा को लेकर होगा या फिर कुछ और है। इमरान जी, सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से अब इन्होंने अपना एक एयर डिफेंस सिस्टम भेजा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जबकि यरूशलेम को लेकर एक बयान दिया गया हो, और उसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद भी खुल कर आए थे। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? फिलहाल जिस तरह से इसराइल ने बराक MX करके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि तुर्की के S-300 से भी ताकतवर है, उसे उस जगह पर लगा दिया है जिससे तुर्की को सबसे ज्यादा खतरा है। वहां से तुर्की को टारगेट करना ज्यादा आसान है। तो इसराइल इसका मतलब तुर्की तक पहुंच बना रहा है। अभी पिछले दिनों हमने कतर पर हमले के बाद जो कुछ भी सूरत हाल देखी है, ऐसा लग रहा है कि अब उसका असर होना शुरू हो गया है। और कतर के भाषण में जो रिएक्शन था रजब तैयब एर्दोगान का, कतर में उन्होंने जो भाषण दिया, और उसके बाद से जो ज़बानी जंग शुरू हुई है PM नेतन्याहू और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की, उसने माहौल को और ज़्यादा गर्मा दिया है दिव्यांशु। और ऐसा लगता है कि ये ज़बानी जंग कहीं किसी बड़े सानहे में या किसी बड़े इसको हम जंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन किसी बड़ी झड़प में तब्दील हो सकती है। इसके इम्कानात, इसकी आशंकाएं बन रही हैं। उसकी वजह ये है, वैसे तो तुर्की एक नाटो मुल्क है, मुल्क है, नेटो का मेंबर है, इसलिए इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि उससे सीधे ना उलझा जाए। लेकिन इसराइल इस वक्त जिस रॉ में चल रहा है, आपने देखा जहां नहीं मारना चाहिए वहां भी मार देता है। बिल्कुल। तो एक उनका एक वो हो गया है ना कि बस हम हैं तो कोई नहीं, और हम जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे अमेरिका है, हम वो कर डालेंगे। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इसराइल तुर्की पर भी मार दे। वो कह चुके हैं कि जहां जहां हमास के लोग जाएंगे हम उनका पीछा करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो जो संभावनाएं हैं कि हमास के लोग हो सकता है तुर्की में पनाह लिए हुए हों, तो निशाने पर, टारगेट पर हो सकते हैं। और अगर इसराइल ने ऐसा किया तो आप ये ना समझना दिव्यांशु कि तुर्की चुपचाप कतर की तरह बातें बनाते हुए वक्त निकाल देगा। वो रजब तैयब एर्दोगान हैं जिन्होंने अपनी एक मेयर से लेकर एक राष्ट्रपति तक की छवि बनाई है, और उन्हें पता है कि मुस्लिम दुनिया को पोलराइज कैसे करना है। वो छोड़ेंगे नहीं इसराइल को, ये आप मानकर चलिए। और वो फिर तुर्की है, नेटो का मेंबर तो दूसरी बात है, लेकिन तुर्की की फौज, तुर्की की नेवी, तुर्की की आर्मी और तुर्की की एयरफोर्स बेहद ताकतवर है। हथियारों का बहुत बड़ा उत्पादक है तुर्की। तो इसराइल ने अगर गलत जगह हाथ डाला तो फिर नेतन्याहू को, जैसे ईरान के दौर में समझ में आया था अभी 12 दिनों की जंग में, कि जंग होती क्या है, हमले होते क्या है, मिसाइलें पड़ती कैसे हैं। अभी तक तो सिर्फ एयर स्ट्राइक इसराइल करता रहा है, जहां गया बम गिरा दिया,
निकल आए, जहां गया बम गिरा दिया, निकल आए। अभी पता चला इस ईरान ने जब हर कोने पर जो है मारा, तो पता चला कि हमारा भी नुकसान होता है, हमारे भी लोग मारे जाते हैं। और इंसानों का मरना किसी भी देश में अच्छी बात नहीं है। जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। जंग का कभी फेवर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर नेतन्याहू जिस तरह हमने जैसे बात की कि एक रॉ में है, एक अलग ही दुनिया में है वो, और अगर उस तरह का कोई कदम उठाते हैं तो तुर्की उन्हें छोड़ेगा नहीं। अगर उन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर लगाया है तो वजह इसकी ये भी हो सकती है कि उन्हें कोई खतरा है तो तुर्की की कुछ हमले को वहां से वो रोक सकें, या तुर्की वहां पर वो अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे होंगे कि तुर्की को वहां से कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर बना सके, दबाव बना सके। बिल्कुल। बराक एमएक्स जिसकी अभी सर ने बात की, वो 150 किलोमीटर तक की उसकी रेंज बताई जाती है, अच्छा खासा, जो कि पहले ही उन्होंने बताया कि S-300 से भी शक्तिशाली एक तरीके से माना जा सकता है उसे। लेकिन जो आपने बात की कि ईरान के साथ 12 दिनों का युद्ध हुआ और ईरान ने तो स्ट्राइक कहीं ना कहीं करने में देरी नहीं लगाई थी, रिवर्स जो उस तरीके से कि जवाबी कार्रवाई करने में उसे टाइम नहीं लगा था। लेकिन अगर तुर्की की बात की जाए तो क्या हम ये समझ सकते हैं, जो कि अमेरिका ही है दोनों तरफ, तुर्की का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सगा हो सकता है। अब क्या आगे करेगा वो इस बात की नहीं, क्योंकि दोस्त है, नाटो का मेंबर भी है, अमेरिका के साथ है। और दूसरी तरफ इसराइल है जो इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे खास बन चुका है। हालांकि कैमरों पर प्रेसिडेंट ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में भी कभी कभी आ जाता है कि पल में वो क्या कहते हैं और दूसरे ही मिनट वो कुछ और बयान दे देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर इसराइल ने कोई गलती कर डाली, क्योंकि इसराइल साफ तौर पर खुलेआम ये धमकी दे चुका है कि वो कहीं भी छुपे हों, कोई भी देश अगर उन्हें पनाह देता है, अपने आप को कोई भी हो, तो उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसा लगता है कि अगर इसराइल ने गलती कर दी या फिर स्ट्राइक कर दी, कतर के मामले में हमने देखा कि बहुत जल्दी सब लोग उग्र तो हुए लेकिन अचानक से चुप्पी साध ली। लेकिन तुर्की के मामले में ऐसा नहीं होगा। तुर्की पर हाथ डालना, अभी एर्दोगान अपनी सभाओं में बार बार कह रहे हैं, वो एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं और बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन हैं। वो कह रहे हैं कि तुर्की के गयूर नौजवान उठ खड़े हो, तुम्हें यरूशलेम बुलाता है। वो 400 साल पुरानी सल्तनत उस्मानिया की याद दिला रहे हैं, ऑटोमन एम्पायर की याद दिला रहे हैं कि यरूशलेम हमारा है। उन्होंने यरूशलेम को टारगेट किया है, जो इसराइल के लिए सबसे ज्यादा इसराइल जिस बात से चिढ़ता है, नफरत करता है। उनका कहना है यरूशलेम हमारा है 2700 साल से। तुर्की कह रहा है 400 साल से हमारा है, क्योंकि हमने उसको यरूशलेम, आज का जो यरूशलेम है, हमने बनाया है। हमने वो सारी चीजें बनाई जो आज यरूशलेम में है। तो सल्तनत उस्मानिया का यरूशलेम है। अब बात यहां तक पहुंच गई है और ये दो बड़ी ताकतें अगर आमने सामने इस रूप में आती हैं और इसराइल थोड़ी भी हिमाकत, मैं इसलिए हिमाकत लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं कि जुर्रत कर रहे हैं, नेतन्याहू बहुत ज्यादा जुर्रत कर रहे हैं इस वक्त। वो उनको लगता है कि अमेरिका जब तक हमारे साथ है तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, और यही वजह है कि अरब वर्ल्ड इस वक्त यहाँ वहाँ जो है बिखर रहा है, तितर बितर हो गया। कतर के बाद से सब अपना अपना ठिया देख रहे हैं कि सबको पता चल गया है कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इसराइल का है, हमारा नहीं है, हमें पिटवा देगा, बाद में कहेगा बड़ा अफसोस हुआ। तो ये बात एर्दोगान भी अच्छी तरह से जानते हैं और मुझे लगता है कि एर्दोगान इसमें कोई रिस्क नहीं लेंगे। और अगर इसराइल ने, अगर ऐसी कोई भी घेराबंदी इसराइल कर रहा है उस पूरे खित्ते में, उस रीजन में, तो नुकसान बहुत बड़ा इसराइल को उठाना पड़ेगा। अभी मिस्र और तुर्की भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, मिलिट्री, मेडिटेरियन सी में वो होने जा रही है उस खित्ते में। खासतौर से वो मिस्र जो कि इसराइल का पड़ोसी है, जिससे बॉर्डर शेयर करता है, उसके पास अगर आकर के तुर्की भी एक्सरसाइज कर रहा है तो बात तो कुछ होगी। यानी हम ये नहीं कह रहे कि जंग एकदम शुरू हो जाएगी, ये सब एक दूसरे से बिजनेस भी करते हैं। हालांकि एर्दोगान दावा करते हैं कि हमने सारे बिजनेस, सारे कारोबार उनसे बंद कर दिए हैं, लेकिन दुनिया जानती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं अनकही बातें मैं आपको बता दूं, हो सकता है मीडिया में आप खंगालें, नेट पर खंगालें तो ये बात न मिले, लेकिन जो सोशल मीडिया पर लोग बात करते हैं वो ये है कि जितना लोहा 2 साल में, जितना स्टील 2 साल में तुर्की ने इसराइल को भेजा है टैंक बनाने के लिए और बाकी सब तमाम असलहे बनाने के लिए, क्योंकि इसराइल की भी आर्म इंडस्ट्री बहुत मजबूत है, तो वो सारा स्टील तुर्की से जा रहा है, वो सब तुर्की का स्टील है। तो एक तो ये है, लेकिन अगर एर्दोगान कुछ दूसरे मूड में आ रहे हैं तो फिर वो भी एर्दोगान है। अगर आप नेतन्याहू हो तो वो भी एर्दोगान है। हो जाए फिर आमने सामने।
आमने सामने की बात तो सर उसी तरीके से लगती है कि जैसे इतने दिनों तक हमने देखा कि कोई अगर आप बात करते हैं कि नहीं मुस्लिम देश हैं और जो गज़ा के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उन्हें बचाने का वक्त है, और जो मासूम मारे जा रहे हैं वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन सबकी सबसे ज़्यादा मौत जो हुई है वो बच्चे और महिलाओं की हुई है। तो सवाल यही खड़ा हो रहा था कि आखिरकार अभी तक तुर्की ने किस तरीके से चुप्पी साध रखी थी। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि जैसे फिलहाल जो तुर्की में है एक तरीके से ये डिमांड चल रही थी कि चुप्पी साध के रखना और फिलिस्तीनियों को बचाना। आखिरकार अभी तक चुप हम क्यों हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक ये बनने लगा था कि नहीं हमारे लोग मारे जा रहे हैं, उन्हें बचाना चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रेशर घर में बिल्ड हो रहा उसको कम करने के लिए उन्होंने एक बात ये भी बोल दी कि हम इसराइल के साथ 1.5 साल से अपना संबंध तोड़ चुके हैं, हम किसी तरीके का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैसे अपने घर वाली जो स्थिति बनी हुई है और फिलहाल उनकी इकोनॉमी को लेकर भी खबरें ऐसी आती है कि तुर्की की इकोनॉमी इस वक्त उस तरीके से बूस्ट नहीं कर रही है जैसा कि होना चाहिए। तो वो वाला प्रेशर हटाने के लिए कहीं कि अपने घर में एक तरीके से दिखाने लगो कि नहीं हम अब कर रहे हैं फिलिस्तीन के लिए कुछ। बिल्कुल, ये दबाव सिर्फ तुर्की पर नहीं, पूरे अरब खित्ते के हर देश पर है। आपने देखा ना कतर में जब ये बैठक चल रही थी, अरब समिट चल रही थी, जब ये अभी जुटे थे कतर पर हमले के बाद, तो उस वक्त भी कतर की आवाम बाहर प्रदर्शन कर रही थी कि एक्शन लीजिए। बिल्कुल। तो जनता तो गजा के साथ है, आज से नहीं है, 2 साल से, 2 साल से नहीं, बहुत पहले से है। जब इसराइल गजा पर आक्रामक हुआ है, अरब खित्ते की पूरी जनता ये चाहती है कि इसराइल को सबक सिखाया जाए, फिलिस्तीन को आज़ाद कराया जाए। लेकिन अरब जो रूलर्स हैं, और चाहे टर्की की भी हम बात कर लें, टर्की हालांकि नॉन अरब मुल्क है, लेकिन टर्की की भी बात कर लें तो एर्दोगान पर वाकई दबाव हुआ, क्योंकि तुर्की की आवाम भी चाहती है कि गजा पर आक्रामकता इसराइल की बंद हो और फिलिस्तीन एक आज़ाद देश बने। तो ये तमाम रूलर्स तो कहते तो हैं कि हम 2 राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं, हम मानते हैं, लेकिन आवाम जिस तरह से चाहती कि आप भी आक्रामक होइए या इसराइल की आक्रामकता का मुकाबला कीजिए या कम से कम गजा के लोगों की तो मदद कर दीजिए, तो वो तो हमें तुर्की की तरफ से भी देखने के लिए उस तरह से नहीं मिला। बाकी 2 साल से एर्दोगान बहुत धमकाते रहे इसराइल को, हर मंच पर वो कहते रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, लेकिन वो सब कहने की ही बातें रही। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे मीडिया रिपोर्ट्स हम लगातार दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, दर्शक भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एर्दोगान का रवैया बहुत तेजी से बदला है कतर के बाद, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर भी है, साथ ही खतरा भी है कि इसराइल तो बिल्कुल जो है हाथ ही छोड़ चुका है, जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे। तो ये जो हुआ है कतर इसराइल के लिए भी मुझे लगता है बहुत नेगेटिव गया है कि एक जो लोग अब तक इसराइल के साथ खामोशी से थे, कम से कम उसकी आक्रामकता को खामोश समर्थन दे रहे थे, उन तमाम लोगों के भी कान खड़े हो गए कतर के बाद से। तो उसमें से तुर्की भी एक है। फिर तुर्की ऐसा वैसा नहीं है ना, उन अरब मुल्कों के जैसा नहीं है जो अमेरिका पर पूरी तरह डिपेंड। तुर्की अपने डिफेंस के लिए खुद मुख्तार है। यही वजह है कि वो सबसे बड़ा खतरा इसराइल के लिए बन सकता है। और अगर अमेरिका के अगेंस्ट जाता है तो लगता है ऐसा कुछ कि अमेरिका चुप रहेगा, या फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है, क्योंकि गजा को लेकर कई बार हमने देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से भी ये बयान आया कि इसराइल जो कर रहा है ठीक कर रहा है, और उन्होंने यहां तक कहा कि गजा में कोई कत्लेआम नहीं हो रहा है, जो हो रहा है वो 7 अक्टूबर वाला जो केस हुआ था 2023 में, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था। तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को भी इनकार कर दिया था कि गजा में किसी तरीके का कत्लेआम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने हिसाब से जो कर रहा है ठीक कर रहा है, और वो इस बात को समर्थन भी देते हैं, गजा को खाली करना चाहिए, यहां तक कि उन्होंने कई तरीके के प्रस्ताव पेश किए। तो अब जो दर्शक हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार अगर तुर्की और इसराइल में कुछ इस तरीके की स्थिति बनती है तो क्या अमेरिका न्यूट्रल रहेगा या फिर ईरान की तरह खोलकर इसराइल के लिए सपोर्ट में उतर जाएगा? देखिए, अमेरिका की नीतियां तो जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं बहुत तेजी से कम नीति तो अमेरिका की जो है वो तो है फॉरेन पॉलिसी रही होगी, लेकिन उनके बयानात, उनके एक्शन पल पल बदलते हैं। बहुत सारी चीज़ें पल पल बदलती हैं, और उनके आने के बाद से दुनिया में हुई भी इतनी उथल पुथल है, और उस पर उनके जो रिएक्शन आए हैं उसने कहीं ना कहीं उस सबसे ताकतवर, जैसे सर्वशक्तिमान मुल्क माना जाता है, उसने अपने आप को कम से कम इस तरह से प्रेजेंट किया है, तो उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। बहरहाल तुर्की और इसराइल अगर आमने सामने आते हैं, तुर्की और इसराइल अगर आमने सामने आते हैं तो अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा ये तो
इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो वही वक्त बताएगा, वो मौजूदा जो सूरत हाल होगी वही बताएगी। अभी इसकी भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का एक्शन तो हर रोज बदलता है, उनका रिएक्शन हर रोज बदलता है, कब किसके साथ क्या कहें, तो बहुत सारी उनकी ऐसी चीजें जिनके बारे में प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका का उस वक्त का क्या एक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, किस तरह की कि वो किसकी मदद करेगा, किसके साथ खड़ा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका फिलहाल दोनों के साथ है। तुर्की के भी अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, और तुर्की क्योंकि नेटो का मेंबर है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और तुर्की के आज के नहीं, बहुत पुराने उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। एर्दोगान ने जो अपनी फील्डिंग जमा रखी है उस पूरे खित्ते में, और यूरोप के साथ भी और अरब के साथ भी, वो बहुत, यही तो सऊदी अरब को ख़राब भी लगता है। सऊदी अरब जो प्रेशर में आया है, और अभी ये जो सब डील वील हुई हैं बीच में पाकिस्तान के साथ, तो वजह वो भी है कि एर्दोगान ने जो अपना एक बनाया है वहाँ पर यूरोप के, उन्होंने बहुत बैलेंस किया है अपने आप को ना, तो उससे सऊदी को थोड़ी चिंता हो जाती है। तो एर्दोगान उठ ना पाए, एर्दोगान बढ़ ना पाए, तो हो सकता है इसराइल भी, क्योंकि एर्दोगान का उस तरफ बढ़ना या ताकतवर होना इसराइल के लिए भी मुश्किल है। और फिर इन दोनों का सीरिया में भी दिक्कत है। मेन तो अभी इनकी जो ये सारी बातें क्यों हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है ये लोग गजा के लिए इतने चिंतित हैं? हमारे बहुत से दर्शक कमेंट में कहते भी हैं ये गजा की मजलूमों के लिए चिंतित होते हैं, उन बच्चों के लिए चिंतित होते हैं जिन्हें दूध नहीं मिल रहा है, जो मौत के मुंह में समा रहे हैं, तो बात अलग होती। ये तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से, अपनी ज़मीनों की वजह से चिंतित हैं। इसकी एक वजह सीरिया भी है। सीरिया में अबू मोहम्मद जौलानी के आने के बाद जो कि तुर्की का जिन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन सीरिया की आवाम तुर्की को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी वजह यह कि सीरिया अरब मुल्क है, और अरब और तुर्क जो है ना, उनके बीच में भी जो सभ्यता की जंग है वो बरसों से रही है। तो भले ही तुर्की के सपोर्ट से जौलानी बने हैं, लेकिन उन पर प्रेशर है जौलानी पर कि आप तुर्कों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी देखिए, ये इंटरनल बहुत उस खित्ते के बड़े ये सब कबीले थे ना, तो अरब और तुर्क बहुत भिन्न मतलब सभ्यताएं हैं। तो ठीक है, वो सब एक इस्लाम के छाते के नीचे आए, लेकिन जो सांस्कृतिक भेद है वो तो है, वो झड़पें हैं, वो लड़ाइयाँ हैं, वो एग्रेशन है। तो ये दिक्कत ये है कि तुर्की वहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसराइल को भी इस वक्त जो सीरिया है वो बहुत अच्छा मैदान लगता है अपने बढ़ने का, क्योंकि वहाँ से ईरान हट गया है। जब तक ईरान था तो इसराइल की हिम्मत नहीं थी कि उस खित्ते में आंख लगा सके, क्योंकि हिजबुल्लाह वगैरह वहाँ की रखवाली करते थे। तो अब यही वजह है कि थोड़ा सा इसराइल की हिम्मत बढ़ी है, लेकिन तुर्की को ये पसंद नहीं आ रहा है, और इसराइल को भी ये पसंद नहीं आ रहा है कि तुर्की की सेना सीरिया में जो है अंदर तक पैठ करे। तो ये भी एक वजह है जो इस वक्त दोनों आमने सामने हैं, और एक दूसरे पर ज़बानी जमा खर्च इनका चल रहा है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। तो मिस्टर एर्दोगान इस तरह की बात कह रहे हैं, फिर वो वहाँ से जवाब दे रहे हैं, मिस्टर नेतन्याहू तुम्हारे अंदर नफरत भरी हुई है, ये कहते हैं एर्दोगान। फिर वो कहते हैं कि यरूशलेम हमारा है, हम किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। वो यरूशलेम पहुंच कर ये बात कहते हैं, वहां से कहते हैं। तो इस तरह की इनकी बातें चल रही हैं, आप सोचिए, तू मैं में चल रही है, ये तू मैं में चल रही है। तो इसके पीछे सीरिया भी एक वजह हो सकती है, यरूशलेम भी एक वजह हो सकती है, एर्दोगान की अपना पोलराइजेशन भी हो सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें जिससे दोनों आमने सामने आ सकते हैं, और यही वजह है कि साइप्रस में इसराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया है, तैनात कर दिया है। सवाल ये उठता है कि जिस हिसाब से देख रहे हैं कि गाजा की लड़ाई जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि हमास अभी भी ये कह रहा है कि वो तभी मानेगा जब इसराइल राजी होगा सीज फायर। गजा की लड़ाई समाप्ति की तरफ अभी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि अगर तुर्की ने हाथ हमास पर रख दिया है कतर के बाद हटने के बाद, या अरब मुल्कों के थोड़ा सा घबराने के बाद, अगर तुर्की ने हाथ रख दिया है हमास पर, तो ये लड़ाई और लंबी चलेगी, हमास को और ताकत मिल जाएगी। और मुझे लगता है, और जितना हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मिडिल ईस्ट को, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, वहाँ का जो मीडिया है वेस्ट एशिया का, उसके हवाले से, तो अगर तुर्की हमास पर हाथ रखने जा रहा है, और तुर्की का अगर हाथ हमास पर रहेगा तो इसराइल को बहुत परेशानी होगी। गजा नहीं ऐसे खाली करा सकता। अगर तुर्की ने वहां एंट्री मार ली, मैंने डायरेक्ट नहीं, उसका हाथ ही रख देना हमास पर बहुत बड़ी ताकत हो जाएगी। तो फिर इसराइल की हिम्मत नहीं, ये जंग बहुत लंबी खींचेगी, और इसके नतीजे इतने मतलब आसान जितने दिख रहे हैं ना कि कभी भी गजा को खाली करा लेगा इसराइल, इतना आसान नहीं है। आज तक हमास को खत्म नहीं कर पाया जो इसराइल, आज तक खत्म नहीं कर पाया। वो
इन परिस्थितियों में, जबकि एर्दोगान और नेतन्याहू बिल्कुल आमने सामने खत्म कर देगा, असंभव। आप देखिएगा ये जंग और चलेगी। और अमेरिका अगर इंटरेस्ट दिखा रहा है ना गाजा के लिए इसराइल का, तो तुर्की बिल्कुल वहां पर हाथ डाल देगा और डाल चुका है। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जो ऊपरी हमास के नेता हैं वो अक्सर हमने अब तक कमोवेश देख रहे हैं कि लगभग समाप्ति की तरफ है, जो ऊपर वाले नेता हैं। हालांकि जो कतर में थे, जिनसे बातचीत चल रही है और शांति वार्ता चल रही है, वो तो अभी हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने रिपोर्ट भी की थी। लेकिन मेरा सवाल ये सर था बस कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लड़ाई कहीं ना कहीं अब इसराइल आगे की तरफ लेके जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं लगा बाकी के देशों को कि ग्रेटर इसराइल वाला अक्सर जिसका हम जिक्र करते रहते हैं कि वो सपना धीरे धीरे इसराइल अब साकार करने की तरफ बढ़ रहा है कि अब गजा से आगे भी निकला जाए, इस वजह से बाकी के जो देश हैं वो सतर्क हो रहे हैं कि नहीं अब हमारी तक आंच आने वाली है? बिल्कुल, इसलिए तो तितर बितर हुए हैं अरब देश कतर के बाद से। और यही तुर्की को भी, जो हमारा जिक्र का अहम मौजू है इस वक्त, तुर्की जो विषय हमारा महत्वपूर्ण विषय है, कि यही से तो तुर्की को एक पॉइंट मिल गया ना एंटर होने का। यही वजह है कि ग्रेटर इसराइल, यही तो तुर्की, क्योंकि तुर्की तो है ना ताकतवर, अपनी रक्षा करने के लिए वो सक्षम है। वो अरब मुल्कों की तरह, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि अरब मुल्कों की तरह नहीं है। अरब मुल्क अपना कोई भी फैसला डिफेंस के हवाले से बिना अमेरिका की मर्जी के नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। उन्होंने अपने आप को कुछ डील्स के जरिए ऐसा बना लिया है कि वो नहीं कर सकते। वरना तो कतर 12 घंटे में मार देता, 8 घंटे में मार देता, जैसे ईरान ने किया था। लेकिन तुर्की के साथ अगर कभी ऐसा हुआ तो तुर्की तो धूल बना देगा। इतना आसान नहीं, भले ही दूरी बहुत हो, लेकिन बहुत तेज है उनकी फौज, और वो मौका भी नहीं छोड़ेंगे। एर्दोगान को अपनी राजनीति भी तो चमकाना है, उनको भी तो उस खित्ते का लीडर बनना है, सऊदी अरब को दबा कर आगे निकलना है, उन्हें तो खलीफा बनना है ना। तो ये उनकी सोच है। वो बार बार जो ऑटोमन एम्पायर के सपने दिखा रहे हैं फिर से अपने नौजवानों को, उसकी याद करा रहे हैं, तो उसकी वजह है ना, जो अपना अतीत आप बार बार याद कराते हैं, सुनहरा अतीत, तो उसके पीछे कोई तो वजह है ना कि आप कहीं ना कहीं अपनी जनता को फिर उस नशे में ला करके कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई करना चाहेंगे कि हम ये करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इससे और जोश आता है, इस जनता का सपोर्ट भी मिलता है, इससे आपको भी एक पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसी स्थिति में ईरान का क्या रुख हो सकता है? ईरान का ये रुख हो सकता है, देखिए ईरान और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब नहीं है। ईरान और तुर्की के ताल्लुकात ख़राब नहीं है और वो अच्छे से मिलते हैं, लेकिन हाँ अंदर ही अंदर सब जानते हैं, क्योंकि एर्दोगान की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ईरान की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, खामनेई साहब का अपना नेतृत्व है, और दोनों अपने अपने खित्ते के जो हैं मजबूत दावेदार हैं। तो मुझे लगता है कि वो टकराएंगे नहीं, ये है कि वो टकराएंगे नहीं, उनके टकराने की कोई वजह भी नहीं है सीधी। तो मुझे लगता है कि अगर ईरान इंटरनल और तुर्की साथ हो जाएं किसी की ना किसी रूप में इसराइल के खिलाफ, अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, हालांकि बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, इसके पीछे बहुत और भी बहुत इसमें उलझाव है। बीच में अमेरिका ही है, सबसे बड़ी बात तो अमेरिका ही है, जो कि तुर्की को 2 मिनट में मना लेगा, चीज़ें अपनी तरफ करवा लेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी इस पूरे खित्ते में। जो अरब देश तो देखकर भी मतलब आंखें फेर लेते थे, अनदेखा कर देते थे, फिर ये दोनों अगर किसी न किसी रूप में एक बड़ी ताकत बन जाएंगे, तो फिर इसराइल को वो करने की हिम्मत नहीं हो पाएगी जो वो करना चाहता है। जो आप ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, जो वो ख्वाब दिख रहा है, वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया कि संभावना बहुत कम है इसराइल और तुर्की के बीच किसी संभावित युद्ध की। लेकिन सवाल यह भी है कि नेतन्याहू जिस तरीके से एक्शन लेते हैं, जिस तरीके से पल भर में वो अपनी सेना को कहीं कुछ और करने के लिए कि गाजा में लड़ाई चल रही है, लेकिन कतर पर हमला हो जाता है, कहीं ईरान पर हो जाता है, कहीं यमन पर हो जाता है, कहीं लेबनान पर हो जाता है। ऐसे में क्या वो तुर्की के लिए भी कुछ इस तरीके का प्लान बनाएंगे, कुछ इस तरीके से हरकत करेंगे? और अगर ये करते हैं तो फिर 2 बड़े खिलाड़ी मैदान में होंगे, वो ईरान और अमेरिका, कि आखिरकार इनका रोल क्या होगा? इन्हीं सवालों के साथ आप सभी से विदा लेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइव हिंदुस्तान पर यह चर्चा हमेशा जारी रहेगी, हर दिन आपको यह चर्चा देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान खान जी को बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है दिव्यांश, नमस्ते। नमस्कार।